बोर्ड एग्जाम में बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जब उनसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है और एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है आयनिक कंपाउंड की कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लो होता है, या फिर डेंसिटी हाई होती है या लो होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर रॉन्ग मार्क कर देते हैं। तो चलिए आज इस टेंशन को, इस कमी को दूर करते हैं, ठीक है। सो हेलो गाइस, मैं हूं तान्या यादव फ्रॉम केमिस्ट्री हार्ट और आज मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम केमिकल कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड में होती है उसको दूर करूंगी। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग ने बाकी अभी प्रीवियस क्लासेस में ख़त्म कर दिया था आयनिक कंपाउंड के बारे में, उसकी कुछ एप्लीकेशंस थी जिसको स्टेबिलिटी के रिलेटेड किया था। अब यहाँ पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी को पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड की अगर बात करें तो पहले इसकी प्रॉपर्टी या इसकी जो कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इट मीन्स कि उसमें अगर कहीं भी फोर्स लगेगी, उसमें अगर जैसे ये मान लो NaCl है और NaCl में ये प्लस सोडियम है, उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज कहीं भी सराउंडिंग में कहीं भी आ सकता है ना। तो इक्वली फोर्स जो लग रही है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इट मीन्स यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के लिए वो जो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो चारों तरफ से बराबर इक्वली लगा रहा है। इट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, मतलब चारों तरफ से एकदम बराबर से आएगा। तो इसी वजह से इसको नॉन डायरेक्शनल कहा जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि क्या होगा, ये कैसे होते हैं, मैं ऐसे सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, दे आर नॉन डायरेक्शनल। आप लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ऐसे लिख देना, और फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप लिख देना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, इसमें बात करें तो अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी यही हो सकती है कि इसका मतलब दैट इज ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा बताओ, extend in equal direction. Is it clear? In equal direction. थर्ड, जो कि बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इसके साथ ही साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं इस समय माइक यूज़ कर रही हूँ, अगर माइक में कुछ भी थोड़ा सा आवाज़ मेरी थोड़ी सी करके आ रही हो या थोड़ा सा इको लग रहा हो तो मुझे आप लोग बता देना कमेंट में, ठीक है, ताकि फिर मैं विदाउट माइक यूज़ करूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी वॉइस बुलंद है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, चलो वापस से आते हैं कि जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसके साथ ही साथ डेंसिटी, ये तीनों ही क्या होती हैं बच्चे, हमेशा याद रखना, ये तीनों ही हाई होती हैं। कैसी होती है? हाई होती हैं। इट मीन्स अगर कोवेलेंट कंपाउंड से कंपेयर करेंगे तो इनका हमेशा मेल्टिंग, बॉइलिंग और डेंसिटी हमेशा हाई होता है। और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि आयनिक बॉन्ड है प्लस माइनस, अरे ये तो वीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, रीज़न भी जानो। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव जो है आपका चार्जेस डेवलप हो जाते हैं ना, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी हाई होता है। मतलब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आप उसके बॉन्ड को ब्रेक कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसमें चार्ज डेवलप करता है, तो हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन कैसे होती है याद रखना, लिख लो ये चीज़। जितने भी तुम्हारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते। ये कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। किस स्टेट में करते हैं ये जो करते हैं फ्यूज्ड, या इसको हम लोग मोल्टन स्टेट भी बोलते हैं। मोल्टन स्टेट जानते हो ना, पिघली हुई अवस्था में। और इसके साथ साथ गैसियस स्टेट में भी ये क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, तो इतना अंडरस्टूड है ना। तो ये फ्यूज्ड स्टेट में और मॉल्टन गैसेस स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं बच्चे, कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको देखो, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आज मैंने बोर्ड थोड़ा सा पास किया तो वही मैं चेक कर रही थी कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया। ठीक है, चलो अब आगे पहुँचे, इसको हटाएं। अब दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हमने ये सारी तो प्रॉपर्टीज देख ली, अब है आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर देती हूँ फटाक से। चलिए अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, ये किस बिहाफ पे डिपेंड करती है, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यानी कि हर एक चैप्टर को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्युबिलिटी में अगर ध्यान दे तो भाई सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी हम किस में चेक करेंगे, मोस्ट जो सॉल्युबिलिटी चेक की जाती है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि वाटर में चेक की जाती है। तो अब होता क्या है, आप जानते हो कि जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बना रहा है। तो ये कैसे नेचर का होता है, ये पोलर नेचर का होता है। तो पोलर नेचर का है तो सिंपल है, यूनिवर्सल लॉ एक जानते हो तुम लोग, यूनिवर्सल लॉ क्या कहती है, डिसॉल्व, क्या होगा बताओ, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा होता है वो वैसों को ही पसंद करता है। सॉरी ये इंक गिर रही है बहुत ज़्यादा, वेट, इंक डालो तो भी प्रॉब्लम, ना डालो तो भी चलता नहीं है, बताओ क्या करें। ठीक है, तो डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व्स, अब ये क्या करता है कि जो एक जैसे होते हैं वो उसमें डिसॉल्व करना चाहता है, तो ये पोलर नेचर है। और आपका जो वाटर होता है, वाटर भी तो पोलर नेचर का होता है। कैसे, क्योंकि आपको मालूम है ना कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या, फॉन याद है, नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो आपकी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो कितनी किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। और ऑक्सीजन की होती कितनी है, 3.9 होती है। ठीक है, अब तुम्हारा जो हाइड्रोजन है फ्लोरीन की 4 होती है। तो अब ये इतना नेगेटिव होता है कि ये पार्शियल चार्ज डेवलप कर देता है, और ये बेचारा इसकी तो पॉजिटिविटी थी तो पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इस वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है, डाइपोल इंड्यूस हो जाता है इसमें। ठीक है ना, डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप वाटर में एक बीकर लोगे और जैसे ही बीकर में आपने क्या किया, इसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है, और आपने इसमें क्या एंटर कर दिया, NaCl। तो होगा क्या, बहुत ध्यान से देखना, वाटर ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ऐसे इस तरह से रहेगा, ठीक, और यहाँ पे Na जैसे ही रहेगा चार्जेस में टूट जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अब होता क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये सोडियम के मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो इससे वाटर के जो नेगेटिव ऑक्सीजन्स होंगे वो आकर जुड़ जाएंगे। वो कैसे करेंगे, आके वो आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, देखो मैं दूसरे मार्कर से बना दे रही हूँ, अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है भाई, इस पर पार्शियल नेगेटिव है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो नेगेटिव ऑक्सीजन होगा वाटर का वो इसके मॉलिक्यूल के साथ, सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से क्यों, अब पॉजिटिव सोडियम के साथ जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन भी तो है वाटर में, वो तो पॉजिटिव है पार्शियल, तो वो क्लोरीन के नेगेटिव से नहीं जुड़ सकता। तो यही चीज़ होती है, वो क्लोरीन जो वाटर का हाइड्रोजन होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्लोरीन के, ये भाई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मार्कर, ये क्लोरीन के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ये देखो हाइड्रोजन का पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ बात समझ में आ रही है। देखो फिर से मैं बता रही हूँ कि जो पॉजिटिव, अब ये डाइपोल है ना,
ये डाइपोल है और ये आपका आयन है। तो क्या होता है कि जो जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली निगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है, तो और वो क्लोरीन से भी ज़्यादा निगेटिव होता है, आप जानते ही हो। तो इसका टारगेट क्या रहेगा, इसका टारगेट रहेगा कि हमको जैसे ही कोई पॉजिटिव मिले तो हम बिल्कुल अटैक कर दो। तो सोडियम सोडियम सोडियम, बहुत सारे सोडियम के आयन होंगे, वो भी कौन से कैटायन होंगे, तो वो क्या करेगा, उसका जो निगेटिव चार्ज है वो इससे सोडियम के पॉजिटिव से जुड़ेगा, और जो क्लोरीन निगेटिव है उसमें जो वाटर का हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, इसी वजह से ये सोल्यूबल हो जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे होता क्या है, सुनो बहुत ध्यान से लिखना, ये है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयंस कौन है, Na और Cl, और उससे कौन, डाइपोल, वाटर का डाइपोल इंटरेक्ट करा तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी को ही क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रा का मतलब वाटर और शन का मतलब कि वाटर में किसी चीज का मिक्स होना। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये होता क्यों है, ड्यू टू आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसमें होगा उसी में ही सॉल्वेशन होगा। सॉल्वेशन का मतलब सोल्यूबल हो रहा है, और या फिर उसको हम हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, इसमें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि हाइड्रेशन जो है, जैसे ही कोई भी कैटायन और एनायन, जैसे सोडियम का सोडियम है, तो वो जब गैसियस फॉर्म में और वो जैसे ही वाटर से घुलेगा तो उसका क्या काम है, वाटर के साथ मिक्स होने का मतलब है कि वो एक्वस में बन जाएगा। तो इस एक्वस में बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको, मतलब इसमें ही नेक्स्ट अभी थोड़ा सा देखने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चले आगे बढ़े। मैंने सोचा वीडियो कट करके करूँ, पर मैं सोच रही हूँ चलो रब करके ही बता दे रही हूँ, है ना। बार बार वीडियो भी क्या करना पड़ता है, फिर सब सेट करना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें भी। बस ये कि मैं सोचती हूँ जब 1-2 मिनट रब करने में जाता है ना, वो ना जाए, ठीक है ना। बट ठीक है, चलते हैं। चलो अब बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं H और E से। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, देख लूँ दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी में जैसे मैंने बताया ना कि आपका जो बीकर है, बीकर में आपने नमक डाला, Na+Cl- में टूटा, इसमें जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन होगा, वो भी कैसा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, जो सोडियम है उससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और जो क्लोरीन है उससे वाटर का हाइड्रोजन ऐड होगा, इस तरह से। तो इसी को सॉल्वेशन और हाइड्रेशन कहते हैं। लेकिन इसी दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब क्या है देखना, मैं बताने जा रही हूँ रिएक्शन के थ्रू। NaCl है, अब NaCl भाई ऐसे थोड़ी ना टूटता है, इसमें लैटिस एनर्जी लगती है। मतलब जितनी एनर्जी Na+ और Cl- से NaCl का क्रिस्टल बनाने में लगती थी, याद है, तो भी लैटिस एनर्जी तो ब्रेक करने में भी लगती। तो क्या होता है, Na+ गैसियस में बन जाएगा और Cl- गैसियस में बन जाएगा। जिसको नहीं आ रहा प्रीवियस वीडियो पे देखो, जो आज से बिल्कुल देखना शुरू कर दिया। और NaCl क्या है, ये सॉलिड में है। अब होगा क्या, जो Na+ है गैसेस वाला, इसकी रिएक्शन जैसे ही वाटर से होगी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सोडियम जो आयन है वो एक्वस में हो जाएगा। भाई वाटर का काम क्या, किसी चीज़ को एक्वस कर देना। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम He1 बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप He ही बोल सकते हो या 1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, क्लोरीन के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन का माइनस है, गैस में है, जैसे ये वाटर से ऐड होगा इसका भी वही काम है, Cl- और एक्वस में बना देगा। तो ये क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी फिर से रिलीज हुई। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको पता है, हम ये भी कह सकते हैं, आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब हमें आयन में बदलना होता है, यानी कि तो उससे एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कराना होता है तो आप उसको एनर्जी दोगे, वो जैसे एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो कैटायन फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हमें लैटिस एनर्जी की बात करनी है।
तो यहाँ पर जो लैटिस एनर्जी है वो एक ही बार यूज हुई है और हाइड्रेशन एनर्जी 2 बार निकल रही है। तो एक चीज तो समझ में आई ना कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो हमारी लैटिस एनर्जी से ऑलवेज ग्रेटर देन होगी, तभी सॉल्वेशन होगा। यानी कि सॉल्वेशन होने के लिए कंडीशन है कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी सॉल्वेशन या हाइड्रेशन होता है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं यही लिख दूं, जैसे एक मान लो ए बी है तुम्हारा, ठीक है, ए बी सॉलिड फॉर्म में। ए बी को आपको क्या करना है, गैसेस में बनाना है, ठीक है। आप क्यों इसी का एग्जाम्पल लो, तो यहाँ पे तुमने क्या एक लैटिस एनर्जी दी ठीक। अब यहाँ पे क्या ए प्लस जो गैसियस में है वो वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, ए प्लस एक्वस बना देगा, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह से बी माइनस क्या है, वो भी गैसियस फॉर्म में, और जैसे ही वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बी माइनस एक्वस में बनेगा, तो यहाँ पे क्या हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी फिर से। अब इसको यूज़ करो, इसको करो, कैसे करेंगे बताओ। चलो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मुझे बताओ। ए बी सॉलिड, ठीक, प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल, दिख रहा है, समझ में आया, और यहाँ पे क्या है लैटिस एनर्जी। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सब तो जानते हो ना तुम लोग कि नहीं, बताओ। इधर वाला है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, लैटिस का एक ही मॉलिक्यूल यूज हुआ, मतलब एक ही उसमें फॉर्म, एक ही बार यूज करा। ये ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस, और आपका क्या है 2 हाइड्रेशन एनर्जी निकल गई। तो यही चीज़ तो मैं इतनी देर से समझाना चाह रही हूँ। अब तो क्लियर हो गया होगा ना, अब तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा है ना भाई, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी में 2-3 चीज़ें और क्लियर करने जा रही हूँ मैं। इसका मतलब अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी क्या कहते हैं सॉलिबिलिटी, देखो हाइड्रोजन से है, तो सॉलिबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है, जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग सॉलिबिलिटी की बात करेंगे। तो सॉलिबिलिटी के लिए क्या आप जानते हो, हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए क्या, और थर्मल स्टेबिलिटी आप जानते हो, सॉलिबिलिटी नहीं, थर्मल स्टेबिलिटी किसके बराबर, मतलब वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बताइए, आपकी लैटिस एनर्जी की होती है। तो अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, थर्मल स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। अब एक चीज़ बताना, स्टेबिलिटी फिर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैटिस एनर्जी के, बताओ। सॉरी हाँ सॉलिबिलिटी, स्टेबिलिटी क्यों लिख रहे हैं। तो एक चीज़ तुम्हें समझ में आई, यहाँ लिख दूँ, तो एक चीज़ समझ में आई कि सॉलिबिलिटी जो है, सॉलिबिलिटी वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैटिस एनर्जी के। पूछो ना, अभी फिर बता रही हूँ। लैटिस एनर्जी का मतलब है सॉलिबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ का सोल्यूबल होना, घुलना। तो यहाँ पे क्या है कि लैटिस एनर्जी तो जस्ट कम है ना हाइड्रेशन एनर्जी से, तो ऑब्वियस है ना ये इससे क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो लैटिस एनर्जी के बराबर होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना थर्मल स्टेबल होगा उतना ही उसकी लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है ना, या जितना लैटिस एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो ऑब्वियस है ना, जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी वो सॉल्युबल कैसे हो सकती है, उसको तो तोड़ने में बड़ी मेहनत लगेगी ना। तो याद रखना सॉल्युबिलिटी हमेशा लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ज़्यादा पास होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको तो घोलना, उसको तो सॉल्युबल करना बड़ा ही मुश्किल है ना, क्योंकि फिर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी और आपकी तो यहाँ लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो ये केस तो फॉलो ही नहीं करेगा ना, क्योंकि केस तो वही है ना कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तभी लैटिस एनर्जी से, जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। तो अब क्या केस निकल गया सुनना, मैं यहीं पे लिख दूं फिर अब करूँगी, फिर क्वेश्चन है सीधे ना। तो इसका मतलब कॉन्क्लूजन्स क्या निकले, कॉन्क्लूजन यही निकला कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, इट मीन्स जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्यूबल होगा। कंपाउंड कैसा होगा, इज सॉल्यूबल। इज इट क्लियर? अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम होगी तो क्या होगा, नॉट सोल्यूबल, नॉट सोल्यूबल। इज इट क्लियर भाई? वो नहीं मिक्स होगा। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी की मान लो समहाउ बराबर आ गई
तो याद रखना कंपाउंड इज स्प्रैंगली सॉल्युबल, मतलब हल्का बहुत जो है वो मिक्स होगा, पूरी तरह से नहीं घुलेगा, ठीक है। तो कंपाउंड इज स्प्रैंगली सॉल्युबल। इज इट क्लियर? अब समझ में आ गई मेरी बात? तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि देखो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज में आयनिक कंपाउंड में नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो चारों तरफ से बराबर लगेगी। तीसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो, और डेंसिटी, इन सब में आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा होती है। तीसरा ये, चौथा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मोल्टन, जिसको हम लोग फ्यूज स्टेट भी बोलते हैं, इसके साथ ही साथ गैसेस स्टेट में जो है आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी को पढ़ा। सॉल्युबिलिटी में हमें ये पता चला कि ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से सॉल्वेशन होता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इवन वाटर में ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। अब हमें आगे मालूम चला कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है सॉल्युबिलिटी के लिए, एक केस बना कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड सॉल्युबल होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक चीज़ पता चले कि जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो उसको तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है ना, फिर तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। क्लियर? तो अब हम इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे है यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो आपकी सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और लैटिस एनर्जी आप जानते हो कि वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना बड़ा साइज होगा उसको उतना ही लैटिस एनर्जी कम होगी, है ना। और जिसका साइज बड़ा होगा उसकी इसका मतलब सॉल्युबिलिटी उतनी आसान होगी। तो कैसे फाइंड करना है, देखो पहले तुम्हें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तुम पहले क्या करो, मैं तुम्हें इसमें क्वेश्चन दे रही हूँ लैटिस एनर्जी फाइंड करो, उसका ही रिवर्स कर दो तो वो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो अब इसमें देखो सबसे छोटा साइज ये है, तो इसका मतलब है इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे ऑर्डर क्या होगा, LIF सबसे ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी, फिर LICL, फिर LIBR और फिर उसके बाद LII। तो इसका मतलब है अब इसको ब्रेक करना, सॉल्युबल करना बहुत आसान है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, आराम से सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा, मैं रेड से लिख दे रही हूँ ताकि एक जैसा ना लगे, LII, फिर LIBR, फिर LICL और LIF। क्लियर हो गया? इसी तरह से ये सेकेंड ग्रुप के हैं कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी बताओ, ऑर्डर मालूम है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद है ना। तो अब क्या है, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, छोटा है ना, फिर इसकी होगी, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होगी, और देन उसके बाद सेलेनियम की होगी। तो अब इसमें क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, ये ऑर्डर, मैं ऑर्डर तो लिखना ही भूल गई ना, इस तरह से, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी जो होगी वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की होगी, क्योंकि बहुत छोटा है, इसको तो मिक्स करना ही बड़ा मुश्किल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। अब इसमें सॉल्युबिलिटी बताओ और लैटिस एनर्जी बताओ। ये याद है एक्सेप्शनल केस है, कैसा केस है, एक्सेप्शनल केस है, कैसे, जैसे उसमें था, इसमें उल्टा होगा, इसमें लैटिस एनर्जी पता है इसकी नहीं सबसे ज़्यादा होगी, लिथियम छोटा है तो इसमें ये अनस्टेबल है, क्योंकि क्लोरेट आयन ClO4 आयन बहुत बड़ा होगा, ClO4 आयन बहुत बड़ा होगा, और ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत अच्छे से वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा हमारा जो लैटिस एनर्जी होगी वो सीजियम क्लोरेट की होगी, फिर रुबिडियम क्लोरेट की होगी, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और उसके बाद फिर हमारा लिथियम। तो इसी का उल्टा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पे केस उल्टा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी सॉल्युबिलिटी, फिर सोडियम की होगी, फिर
इसकी होगी, फिर क्लियर हो गया, सबसे कम होगी। अब इसी तरह से ये भी है, ये भी तो बड़ा मॉलिक्यूल है, नाइट्रेट मॉलिक्यूल भी तो बहुत बड़ा होता है, तो इस पर भी मैं सॉलिबिलिटी, लैटिस एनर्जी निकाले ना, सॉलिबिलिटी मैं बता दे रही, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ। तो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर होगा, सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी जो होगी वो किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, और जो आपका जो क्या कहते हैं लैटिस एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, 4 है टोटल और 2 आपको करने हैं। देखो अब इसमें थर्मल स्टेबिलिटी निकालनी, तो अभी थोड़ी देर तो पहले बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो आपकी, इसको TS लिख सकते हो, थर्मल स्टेबिलिटी आपकी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उसको भी वैसे ही इतना ही तो थर्मल स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, लैटिस एनर्जी फाइंड कर लो। ये क्या है, छोटा है कैटायन एनायन, तो इसमें क्या ऑर्डर होगा बताओ, इसमें यही ऑर्डर होगा, ये लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा छोटे वाले क्या आयनों की होगी ना। इसका आप लोग बताइएगा, होमवर्क है, ये मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, या ये आप लोग करना है, ये मैं बता दे रही हूँ, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, अब ये बड़ा है, ये बड़ा एनायन है, तो इसमें क्या होता है, लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है, ये है ना कि ये। तो इसमें लैटिस एनर्जी यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, BaCO3 की, फिर SrCO3 की, फिर CaCO3 की, MgCO3 की। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, नीट एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में, बहुत, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो पूछा जाता है, जिसमें केमिस्ट्री आती है अच्छे लेवल की। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फजान रूल के बारे में, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।